नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। योगी राज में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र शिव की नगरी काशी से उठा ज्ञानवापी का विवाद देश भर में छाया हुआ है। अब तक तो देखिए कानूनी लड़ाई ज्ञानवापी के मंदिर मस्जिद को लेकर हो रही थी, लेकिन जैसे ही सर्वे से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया में लीक हुआ, एक सुर में देश भर के साधु संतों ने आवाज उठाई और ज्ञानवापी में पूजा करने की मांग कर डाली। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। कानूनी फैसला आने से पहले ही कुछ संतों ने वजूखाने में मिली कथित शिवलिंग की पूजा करने का ऐलान भी कर दिया है। तो वहीं काशी में आयोजित संत सम्मेलन से भी यही आवाज आ रही है कि फैसला आने तक जब पूजा नहीं हो सकती तो फिर वहां नमाज भी नहीं पढ़ी जानी चाहिए। हालांकि देखिए, इन सब के बीच एक बार फिर ज्ञानवापी को लेकर तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी वायरल हो रही है। समाज का एक धड़ जगत गुरु रामभद्राचार्य की भविष्यवाणियों पर अटूट विश्वास करता है, क्योंकि इनके मुख से निकली प्रत्येक भविष्यवाणी को लोगों ने सच होता देखा है। राम मंदिर की कानूनी लड़ाई में भी जगत गुरु रामभद्राचार्य की एक अहम भूमिका देखी गई। कहते हैं कि इनकी गवाही ने मुस्लिम जज को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया था कि अयोध्या का विवादित स्थान ही राम की जन्मभूमि है। कोर्ट के सामने इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 437 प्रमाण अयोध्या में राम मंदिर की मौजूदगी के दिए थे और तब जाकर कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण को हरी झंडी दिखाई। और आज देखिए, राम की नगरी अयोध्या में उनके मंदिर को भव्यता का रूप दिया जा रहा है। विवादित स्थल पर श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में इन्होंने शास्त्रों से ऐसे ऐसे प्रमाण दिए जिसके आगे विपक्ष की कोई दलील ही नहीं चल पाई। न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति मुस्लिम था और उन्होंने छूटते ही देखे चुपता से सवाल किया कि आप लोग हर बात में वेदों से प्रमाण मांगते हैं, तो क्या वेदों से ही प्रमाण दे सकते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में उसी स्थान पर ही हुआ है जिसको लेकर विवाद है। इसके बाद तो देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बिना एक पल गवाए ये कहा, दे सकता हूँ महोदय। और उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से उदाहरण देना शुरू किया, जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बता डाली। कोर्ट के आदेश से जैमिनी संहिता मंगवाई गई और उसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा बताई गई संख्या को जब खोलकर देखा गया और समस्त विवरण सही पाए गए, जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई, विवादित स्थान ठीक उसी स्थल पर ही था। और जगत गुरु रामभद्राचार्य की वक्तव्य ने फैसले का रुख हिंदुओं की तरफ मोड़ दिया। इसके बाद तो देखिए, मुसलमान जज ने भी ये स्वीकार किया कि आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा है। एक व्यक्ति जो भौतिक आंखों से रहित है, कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल वायुमंडल से उदाहरण दिए जा रहा है, और ये ईश्वरीय शक्ति नहीं तो और क्या है। तो देखिए ना, एक मुस्लिम जज की ये विचार किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वामी रामभद्राचार्य के लिए ही थे। और राम मंदिर पर कानूनी लड़ाई लड़ने वाले रामभद्राचार्य से अब ये उम्मीद की जा रही है कि ज्ञानवापी को लेकर उनकी भविष्यवाणी क्या कहती है। इस वक्त काशी के ज्ञानवापी का विवाद गहराता जा रहा है। ऐसे में ज्ञानवापी को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य ने कई चौंकाने वाली बातें भी कही। रामभद्राचार्य का ये कहना है, मस्जिद में जो ज्ञानवापी कुआं है उसका जल पीने के बाद आदमी सर्वोच्च ज्ञानी बन जाता है, और मैंने भी उसके जल को पिया है। बीते समय में आक्रांताओं ने 30,000 से भी ज्यादा मंदिरों को ध्वस्त कर वहां पर मस्जिद और अन्य निर्माण किए। ज्ञानवापी कुआं का पौराणिक पुराणों में वर्णन है। जहां ताजमहल है वो भगवान शिव का प्रख्यात मंदिर रहा, जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। अपने अधिकार को मांगना असहिष्णुता नहीं है, अपने अधिकार खोकर बैठे रहना महादुष्कर्म है। वैसे रामभद्राचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने देखे कुतुब मीनार की आड़ में विष्णु स्तंभ की मांग को भी जायज ठहराया। और इसको लेकर इनका कहना है, 30,000 से भी ज्यादा मंदिरों और हिंदू धार्मिक स्थलों को मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा बर्बाद किया गया या फिर उसे बदल दिया गया। ऐसे में ये जो मांग की जा रही है कि विष्णु स्तंभ का दर्जा दिया जाने की, ये जायज है। देखा जाए तो स्वामी रामभद्राचार्य भी यही मानते हैं कि ज्ञानवापी, जिसका जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में भी है, वहाँ मिले कथित शिवलिंग को लेकर पूजा करने की जो मांग है, जो उठाई जा रही है, वो जायज़ है। बहरहाल, पीओके के घर वापसी और मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी करने वाले स्वामी रामभद्राचार्य की ज्ञानवापी को लेकर जो ये विचार है, जो हमने आपको बताया, इससे आप लोग कितने सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
यहां इस मंच पर आदरणीय राष्ट्रपति जी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित हैं। मुझे भी अपने आप सब देशवासियों ने देश की सेवा के लिए इतना बड़ा दायित्व सौंपा है। हम चारों लोग किसी न किसी छोटे गांव या कस्बे से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं। मेरा जन्म भी गुजरात के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। गांव की संस्कृति, संस्कार और हमारे यहां जुड़े संघर्षों ने हमारे जी से जैसे कितने ही लोगों को तनासा, हमारे संस्कारों को मजबूत किया। यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है। भारत में गांव में पैदा हुआ गरीब से गरीब व्यक्ति भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। लेकिन भाइयों और बहनों, आज जब हम लोकतंत्र की इस ताकत की चर्चा कर रहे हैं तो हमें इसके सामने खड़ी परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला गोंदता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। वैसे साथियों, मैं जब परिवारवाद के खिलाफ बात करता हूं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक बयान है। मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ बात कर रहा हूं, वैसा प्रचार होता है। मैं देख रहा हूं कि जो लोग परिवारवाद की मेरी व्याख्या में सही बैठते हैं वो मुझसे भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं। देश के कोने कोने में ये परिवारवादी मेरे खिलाफ अब एकजुट हो रहे हैं। वो इस बात से भी नाराज है कि क्यों देश का युवा परिवारवाद के खिलाफ मोदी की बातों को इतना गंभीरता से ले रहा है। साथियों, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरी बात का गलत अर्थ न निकालें। मेरी किसी राजनीतिक दल से या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, लोकतंत्र को समर्पित राजनीतिक पार्टियां हो। मैं तो चाहता हूं कि परिवारवाद के शिकंजे में फंसी पार्टियां खुद को इस बीमारी से मुक्त करें, खुद अपना इलाज करें। तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा, देश के युवाओं को राजनीति में आने का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा। खैर, परिवारवादी पार्टियों से मैं कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा हूं, इसलिए मैं आपके बीच भी कहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश में परिवारवाद से जैसी बुराइयों को न पनपने दें। गांव के गरीब का बेटा, गांव के गरीब की बेटी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन सके, इसके लिए परिवारवादी पार्टियों को रोका जाना बहुत जरूरी है।